So this is the first class of the day, and after this there will be another class at 6:30 p.m. I'm telling you that in advance. ठीक है, तो 6:30 बजे हमारी शाम को भी क्लास होगी और ये अभी पहली क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, रिवाइज कल शाम को हमारी क्लास थी, वो पुराने वाला लेक्चर भी एक बार देख लेना। We used to say Parliament is sovereign in UK and they use procedure established by law. Since Prime Minister prorogued this House of Commons session was undemocratic but in accordance with the procedure. Supreme Court indulgence in the issue is somewhat shows due process concept too. Parliament is not supreme there. वहाँ पर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी नहीं है। दैट्स द थिंग अजीत। ना तो हमारे यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी रहेगी, ना ही पार्लियामेंट्री हमारी सॉवरेनिटी रहेगी, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे थे? पावर हमने शुरू किया था ना। पावर में एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया था। एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट को आज फर्दर डिस्कस करेंगे। तो लेट मी अपलोड द पीडीएफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है। वरुण, आपने बैच ज्वाइन किया है, बैच नंबर 7 अवेलेबल है वहां पर। हाँ, तो वहां पे किसी से पूछ लो, कोई फॉरवर्ड कर देगा, यू विल गेट दैट। तो आज पावर खत्म करके हमें शुरू करना है डेमोक्रेसी की थ्योरीज, राइट? दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर टुडे। हाय शिखा, गुड आफ्टरनून। तो पावर के कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एलिटिस्ट थ्योरी कवर किया था, परेतो कवर कर लिया था हमने, मॉस का कवर हो गया था, रॉबर्ट मिशेल कवर हो गया था। एक तो सी राइट्स मिल बचा है हमारा, एंड ये दोनों भी हमने कवर कर लिए थे, रेमंड एरन एंड एंथनी डाउन्स। तो सी राइट मिल देखेंगे आज, और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर देखेंगे। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने फेमिनिज्म देखा था, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, पावर भी। एंड फिर इसके बाद हम कवर करेंगे एक और टॉपिक जो हमारा है, आई थिंक इसके बाद बचेगा हमारा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने पावर को लेकर के क्या कहा, लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या है वो देखेंगे, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये कवर होगा, और फिर डेमोक्रेसी की थ्योरी कवर होंगी। तो आज जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। Ralph Miliband and James Brown post-capitalist debate we have done, but instead of James, Nicole Polanza's name is written in notes. Yes, because Nicole Polanza's का भी है इसमें। स्ट्रक्चरलिस्ट में एक आते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अजीत, ठीक है, और एक आते हैं हमारे रिलेटिव ऑटोनॉमी वाले स्कूल वाले। तो रिलेटिव ऑटोनॉमी मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है और एक स्ट्रक्चरलिस्ट है। तो इंस्ट्रूमेंटल में आएंगे रैल्फ मिलिबंद एंड जेम्स, उनसे ही लाइक जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो उसी में आ जाएगा। और रिलेटिव ऑटोनॉमी यानी स्ट्रक्चरल स्कूल में आएंगे निकोल पुलंसाज, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनका। इन्होंने मैनेजरल क्लास पे बोला था, इन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंटल ही होता है, लेकिन निकोल ने बोला था कि इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब ये ऑटोनॉमस हो जाता है रिलेटिवली, ये बोलेंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। हो गेट आउट क्लियर। अब आगे पावर का टॉपिक हम शुरू करेंगे आज। पावर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, फिनिश करना है आज पावर। पावर बहुत दिनों से चल रहा है, बट क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म है, सो ऑब्वियसली उस हिसाब से हमको कवर करना होगा, ठीक है। तो सी राइट मिल पढ़ते हैं सबसे पहले। सी राइट मिल कौन है? सी राइट मिल स्कॉलर हैं यूएसए के, एंड ये बेसिकली इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या यूएसए में डेमोक्रेसी है कि नहीं। जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो क्या असल में लोगों के पास में पावर है अगर यूएसए में डेमोक्रेसी है, क्या मतलब सिचुएशन है। तो सी राइट मिल ने अपने एनालिसिस के बाद में ये बताया यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कि पावर एलिट का कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ठीक है। पावर एलिट का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इनका मानना है
कि यूएसए में जो पावर है वो कुछ एलिट्स के पास में है, कुछ पावर एलिट्स होते हैं, और पावर एलिट्स में तीन कैटेगरीज आएंगी। तीन कैटेगरीज होंगी कि एक तो फेडरल पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, और साथ में जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इनके पास में सारी पावर है। बिग कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गए, सारी पावर इनके पास में है। मतलब ये जो स्मॉल एलीट सेक्शन है, ये पूरे डिसीजन लेते हैं यूएसए में। तो ये तीनों का याद रखना है कि पावर एलीट्स में कौन कौन आएंगे। दे आर द स्मॉल सेक्शन ऑफ एलीट्स, इनमें ये तीनों आएंगे, फेडरल पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट हाउसेस एंड टॉप ऑफिशियल्स ऑफ मिलिट्री। अब इनका कहना है कि यूएसए में सारे डिसीजंस ये तीनों मिलकर के लेते हैं। जैसे कि यूएसए में जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं, तो यूएसए में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के जगह पे ओलिगार्की है। तो ओलिगार्की होती है जब स्मॉल फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल, उनके हाथ में पावर होती है। तो ये जानना चाहते थे नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसए कि पावर एलीट है, पावर एलीट का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे कि यूएसए में जो डिसीजन लिया गया था एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करने का, जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में, वो डिसीजन किसने लिया था? वो डिसीजन इन तीनों ने मिलकर के लिया था, पावर एलिट्स ने डिसीजन लिया था। तो यूएसए का ऐसा नहीं है कि हमेशा से यूएसए में पावर एलिट्स थे। शुरुआत में जब यूएसए स्टार्ट हुआ था तब यूएसए ज्यादा डेमोक्रेटिक था, लेकिन आगे जाकर के देखोगे कि इंटरनल क्राइसिस आया यूएसए में, जैसे सिविल वॉर हुई, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएसए की काफी ज्यादा रोल बढ़ गया, यूएसए सुपर पावर बन गया, जिसके चलते ये जो तीन क्लासेस आपको दिख रही हैं, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गई यूएसए में। तो शुरू से यूएसए ऐसा नहीं था, यूएसए डेमोक्रेटिक था, लेकिन क्योंकि सिविल वॉर हुई और ये सब सिचुएशंस हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बिहाफ में, यूएसए का स्टेटस अलग हो गया, रोल अलग हो गया, जिसके चलते इनका रोल बढ़ गया। तो पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट में सी राइट मिल का कहना है कि हर एक सोसाइटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके हाथ में सारी पावर होती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो टॉप पोजीशंस होती हैं, उस पे भी जो टॉप पोजीशंस पे होंगे उन्हीं के हाथ में पावर होती है। जैसे कि पॉलिटिक्स में एमएलए तो बहुत सारे हैं, एमपीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो रियल पावर एक्सरसाइज होती है वो टॉप के पॉलिटिशियंस होंगे, जो टॉप की पोजीशंस होंगी, जो पार्टी प्रेसिडेंट रहेगा या पार्टी का जो भी मेन फेस रहेगा, उनके पास में सारी पावर रहेगी। एंड जो लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, उनको पावर एलीट बोला जाता है। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी, ये सभी पावर एलीट में आएंगे। तो इसमें एलीट ऑफ एलीट्स आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो पावर एलीट ये होता है टॉप पोजीशंस ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी राइट मिल। तो एक्चुअली इससे पहले एक और स्कॉलर होंगे, इन्होंने यूएसए को बोला था कि यूएसए में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो मिलिट्री वाले हैं उनका नेक्सस है इंडस्ट्रीज के साथ में। जैसे आप लोगों ने आयरन मैन देखी होगी मूवी। आयरन मैन में मिलिट्री के साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे जो है ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का इनके साथ में नेक्सस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये सब करते थे मिलिट्री वालों के लिए। तो ऐसे होता है बिल्कुल। तो इन्होंने वही सेम चीज बोली है कि यूएसए इज अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिर सी राइट मिल ने बोला कि ऐसा नहीं था कि हमेशा से यूएसए पावर एलीट से ही डिसीजन लिए गए हों। पावर तब कॉन्सेंट्रेट हुई है जब सिविल वॉर हुआ, जब यूएसए का ग्लोबल अफेयर्स में रोल इंक्रीज हुआ। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने का, उसको ड्रॉप करने का जो डिसीजन था, वो डिसीजन पावर एलिट्स ने लिया यूएसए में। तो तीन पावर एलिट्स हैं, कॉर्पोरेट एलिट्स हैं, जैसे कि किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे कंपनीज के मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं।
मिलिट्री एलीट होती है जिसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो गए, वो आते हैं। एंड पॉलिटिकल एलिट्स में आते हैं सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो दैट इज द पावर एलीट कॉन्सेप्ट। तो किस पे 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पावर से, जिसमें आप सबसे पहले पावर के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप एलीट में बताएंगे, एलीट में फिर आप सी राइट मिल को बताएंगे। अब एलीट में आपको परेतो और इन सबको डिस्कस नहीं करना, आपको एलीट स्कॉलर्स के बारे में बताना है कि इनका बेसिक आइडिया क्या है, और फिर उसमें बताइए कि सी राइट मिल का आइडिया क्या था, एग्जाम्पल दीजिए। एंड फिर उसके बाद में इनको क्रिटिसाइज किसने किया वो लिख करके, क्रिटिसिज्म लिख करके, उसके बाद में आप आखिरी में बोलोगे कि पावर रिमेन्स अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट व्यूज दिया है। ऐसे आपको ये अटेम्प्ट करना है अगर क्वेश्चन आता है पावर एलीट पे। दिस इज हाउ यू बेसिकली अटेम्प्ट दैट। अब आगे आते हैं प्लूरलिस्ट। इनको क्रिटिसाइज करने वाले थे प्लूरलिस्ट, और प्लूरलिस्ट कौन है? प्लूरलिस्ट है रॉबर्ट टेहल। एक्चुअली रॉबर्ट टेहल ये जानना चाहते थे, नहीं सभी थिंकर्स नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला अंश? क्वेश्चन मैंने बोला कि क्वेश्चन आता है पावर एलीट पे, कि सी राइट मिल का पावर एलीट का कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है, ये डिस्कस कीजिए। तो आपको पहले पावर के बारे में बताना होगा, पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन बतानी है। फिर उसके बाद बताना है पावर कोर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पावर की डेफिनेशन बतानी होगी, पावर का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बताना होगा। इज इट स्टक? नहीं, आप लोगों की साइड से डिफिकल्टी आ रही है, प्लीज रिफ्रेश कीजिए मुझे, वरना बार बार बोलने में डिफिकल्टी होगी। अच्छा, आपका कोई स्टक होता है, ऐसी कोई इशू होता है जो मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करना था, तो मैं रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज हम आगे करेंगे कवर। तो पावर की डेफिनेशन बताओगे, पावर बोलोगे कि कोर कॉन्सेप्ट है, एंड फिर उसके बाद में बोलोगे कि इसमें एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर दोगे, क्योंकि पावर एलिट, सी राइट मिल खुद ही एक एलिटिस्ट थ्योरी, एलिटिस्ट थ्योरिस्ट है, दैट्स वाई। तो पहले एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर दोगे, एलिटिस्ट थ्योरी पावर इनका बेसिक आइडिया बताओगे, उसके बाद आप सी राइट मिल बताओगे। अब यहाँ पर आपको बाकी सब बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ही पावर एलिट पे है, दैट्स वाई। तो एलिटिस्ट में एक बार थोड़ा सा बता दो कि अलग अलग स्कॉलर, जैसे परेतो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट बताया, इन्होंने ये बताया, ऐसे बहुत स्कॉलर्स हैं, लेकिन उसी में से सी राइट मिल एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। तो आपको यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एलिट डिस्कस नहीं करना डिटेल में, आपको बस नाम लिख करके छोड़ देना है एक सेंटेंस में कि इन्होंने ये दिया, उन्होंने वो दिया। फिर उसके बाद सी राइट मिल बाओ अलग से डिटेल में डिस्कस करके इनका फिर क्रिटिसिज्म दो, जो कि आगे रॉबर्ट डेहल अभी पढ़ेंगे, उनका क्रिटिसिज्म आ जाएगा। और फिर उसके बाद आखिर में बोलो कि ये तो कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। अगर सेपरेट पावर पे क्वेश्चन आता है कि पावर में, तो क्वेश्चन आएगा कि पावर में जो वेरियस डिबेट्स हैं वो डिबेट्स डिस्कस कीजिए, तो आपको डायरेक्टली डिबेट्स पूछी जाएंगी। तो डिबेट्स में तो फिर सारे नाम लिखने हैं आपने, रॉबर्ट मिशेल ने क्या बोला, परेतो ने क्या बोला, मॉस्का ने क्या बोला, एंथनी डॉन पीटर्स ने क्या बोला, शॉन पीटर ने क्या बोला, एट द सेम टाइम सी राइट मिल ने क्या बोला, ये सभी आपको लिखने पड़ेंगे फिर, क्योंकि फिर आपको एक डिबेट बतानी है, बिकॉज आस्किंग द एग्जामिनर आस्किंग यू फॉर डिबेट्स इन द पावर कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई। अब आते हैं प्लूरलिस्ट पे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिट ही बताया आपने, इसमें फिर आप लिबरल्स भी बताएंगे, मार्क्सिस्ट भी बताएंगे, हैना अरेंट भी बताएंगे, ग्रामशी भी बताएंगे, सब बताएंगे। एक एक मतलब कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बोलोगे, लेकिन उनका एसेंस लिख के, नाम लिख के, उनके कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बताना है। बेसिक बताओ क्या आइडिया है इनका, और कौन कौन उसको सपोर्ट करते हैं, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कीवर्ड लिख दो, दैट्स इट। 20 नंबर में आता है तो थोड़ा नहीं, 30 मार्क्स में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, 20 में आएगा। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर करते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, देखो आपके जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, या तो 10 मार्क्स का आता है, या 15 का आता है, या 20 का आता है। 30 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 25 का कोई नहीं आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। मैक्सिमम 20 का आता है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब रॉबर्ट डेहल है,
इन्होंने प्लूरलिस्ट थ्योरी दी है, क्योंकि सी राइट मिल ने क्या बोला था अभी, इन्होंने बोला था कि पावर एलीट काम करते हैं, कि डेमोक्रेसी नहीं होती यूएसए में। तो ये जानना चाहते थे कि जो सी राइट मिल का व्यू है यूएसए को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, कि यूएसए में डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या रहेगा इसमें, तो क्या ये सच है कि नहीं, इनका जो एग्जामिनेशन है वो किस हद तक सही है। क्योंकि सी राइट मिल ने तो ये बोल दिया कि यूएसए में डेमोक्रेसी नहीं है, यूएसए में ओलिगार्की है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास में पावर नहीं है यूएसए में, यूएसए में कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, ओलिगार्की है। तो उसके बेसिस पे रॉबर्ट डेहल एक फील्ड सर्वे कंडक्ट करेंगे कनेक्टिकट स्टेट में, यूएसए में, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट देंगे इसको इसको क्रिटिसाइज करते हुए, कि पावर एलीट के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करके बोलेंगे कि यूएसए में डेमोक्रेसी नहीं है, यूएसए में पॉलीआर्की है, ओलिगार्की नहीं है। ये बोलेंगे यूएसए, जैसे सी राइट मिल ने ये पता करने की कोशिश की थी ना कि डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो सी राइट ने बोलना था, इन्होंने बोला कि ओलिगार्की है। उसी में ये बोलेंगे कि ओलिगार्की नहीं है, पॉलीआर्की है। तो पहले तो इन्होंने बोला कि पॉलीआर्की है, बाद में इन्होंने बोला कि पॉलीआर्की नहीं, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की है, कि पॉलीआर्की नहीं है, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की है। तो इसका मतलब समझेंगे पॉलीआर्की क्या है, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की क्या है। पॉलीआर्की का मतलब होता है कि एक ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पावर एलीट का ग्रुप हो। यूएसए में कुछ प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि सारे लॉयर्स का मिलके एक ग्रुप है, सभी मर्चेंट्स जितने हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, उनका एक ग्रुप है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की अपनी एक एसोसिएशन है, ठीक है। सेम प्रोफेशन वालों की सेम एसोसिएशन ऐसे बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन बनी हुई है। जब भी टीचर्स के खिलाफ कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, वही सेम चीज है यहाँ पर। तो वहां पर यूएसए में भी ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और जो लोग जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उसमें दे बेसिकली पार्टिसिपेट। तो रॉबर्ट डेहल की बुक का नाम है हु गवर्न्स, कि क्या कौन गवर्न करता है यूएसए में, हु गवर्न्स, ये इनकी स्टडी का टाइटल है। तो ही हैज चैलेंज्ड सी राइट मिल के व्यू को कि ओलिगार्की नहीं है, ये पॉलीआर्की है। पॉलीआर्की का मतलब है कि जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल हैं यूएसए के, उनके हाथ में भी पावर है, उनके हाथ में भी पावर है, वो भी पावर एंजॉय करते हैं, एज ए इंडिविजुअल नहीं करते हैं, लेकिन वो जब वो इस एसोसिएशन का पार्ट बन जाते हैं तब करते हैं। यानी आप और मैं अपने घर में बैठे हुए हैं, हम लोग पावरफुल नहीं है, हमारे पास में पावर नहीं है, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी अपनी एसोसिएशन है, तो डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई सरकार कोई ऐसा वो लगाती है, जैसे मान लो सरकार ने 65 से डॉक्टर की एज कम करके लेट्स से दैट 55 तक कर दी, कि आप 55 में रिटायर हो जाओगे सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स, तो अब ये प्रोटेस्ट करेंगे इस एसोसिएशन के थ्रू, तो सारे हड़ताल पे जाएंगे, तो इससे सरकार का नुकसान होगा, कलेक्टिव पावर आएगी, है ना। लेकिन सभी साथ में नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स होंगे जिनके हाथ में पावर आएगी। तो इन्हीं एसोसिएशन, इन्हीं इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये बोलते हैं कि यूएसए में इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स काम करता है, कि जिसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से लॉबी बनाई हुई है, कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने। तो इसीलिए जब हम ये बोलते हैं कि यूएसए में तो ओलिगार्की है, तो हम एक नैरो व्यू ले रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं। यूएसए में ओलिगार्की नहीं है, यूएसए में पॉलीआर्की है, कि जो कॉमन लोग हैं वो भी डे टू डे अफेयर्स में पावर को एंजॉय करते हैं। और रही बात इसकी कि जो हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर के जो भी डिसीजन लिया गया, तो कितनी हद तक मतलब वो लोगों ने लिया था, तो उस केस में ये बोला इन्होंने, रॉबर्ट डेल ने, कि जो डिसीजन वहां लिया गया
वो पावर एलिट्स ने ही लिया था, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर नहीं है। किसी कंट्री पे आपको एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करना है, किसी कंट्री पे आपको बॉम्ब गिराना है, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो क्या वो रोज की बात होगी? रोज की बात नहीं होगी। तो अगर ये रोज की बात नहीं है तो यानी रोज का डिसीजन भी नहीं है ये, तो यानी इसकी पावर लोगों के पास में नहीं होगी। इसकी पावर किसके पास में जाएगी? इसकी पावर जाएगी पावर एलिट्स के पास में। तो यूएसए इज अ पॉलियार्की। पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, पावर इन द हैंड्स ऑफ, नॉट इवन इन द हैंड्स ऑफ ऑल, पावर इन द हैंड्स ऑफ मैनी। ये होता है पॉलियार्की का मतलब। Power is in the hands of many people. That is the meaning of polyarchy. तो पहले तो इन्होंने ये बात की, इसीलिए फिर ये बोलते हैं कि एज एन इंडिविजुअल आप अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी एसोसिएशन के पास मेंबर बन जाते हो तो आपके पास में सफिशिएंट पावर आ जाती है, तब आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन आगे जाकर के हम देखेंगे कि इनको इनके काम के लिए क्रिटिसाइज किया गया, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया। फिर बाद में जो चीज, जिस पॉलियार्की की इन्होंने बात की, आगे जाकर के ये खुद बोलेंगे कि नहीं, पॉलियार्की नहीं है यूएसए में, यूएसए में डिफॉर्म्ड पॉलियार्की है। तो आगे खुद ही अपने काम को ये रिफॉर्म करेंगे। तो आगे ये बोलेंगे, अपने आइडियाज को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करके बोलेंगे कि पॉलियार्की नहीं है, डिफॉर्म्ड पॉलियार्की है। डिफॉर्म्ड पॉलियार्की मतलब पहले इनका व्यू था कि जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो सभी इक्वल पावर इंजॉय करते हैं। जैसे डॉक्टर्स के पास में इक्वल पावर होगी, लॉयर्स की जो एसोसिएशन है इक्वल पावर, सभी के पास में इक्वल पावर मानी जाएगी। पॉलियार्की में ऐसा बोला इन्होंने। लेकिन डिफॉर्म्ड पॉलियार्की में आगे जाके इन्होंने खुद एडमिट किया कि सभी प्रेशर ग्रुप्स के पास में इक्वल पावर नहीं होती। पॉलियार्की का मतलब इक्वल पावर, all the groups, all the interest groups, they are having equal power. लेकिन ये बोलते हैं डिफॉर्म्ड है, डिफॉर्म्ड पॉलियार्की है, दैट मीन्स इक्वल पावर नहीं है। कुछ जो होते हैं ग्रुप्स, जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गए, इनके पास में बाकी ग्रुप्स के मुकाबले ज्यादा पावर है। फार्मर भी आ सकते हैं इसमें, या ओनली एलिट, इसमें फार्मर्स भी आएंगे, क्योंकि फार्मर्स की भी तो एसोसिएशन बनेगी अंश। तो पहले तो जो पॉलियार्की की बात की गई तो उसका मतलब है इक्वल, लेकिन बाद में इन्होंने ये बोला कि इक्वल नहीं है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास में पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगी, इनके साइड में कॉर्पोरेट ग्रुप्स की तरफ टिल्टेड है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने फिर खुद माना कि हाँ, एलिट्स के पास में पावर है। तो यानी नियो प्लूरलिस्ट हो गया। इज नॉट अ टिपिकल प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट बोलते हैं सभी के पास में इक्वल पावर है। नियो प्लूरलिस्ट बोलते हैं नहीं, सबके पास में पावर है, लेकिन हाँ, इनके पास में ज्यादा पावर है। तो यानी नियो प्लूरलिज्म आता है इसमें, नियो प्लूरलिस्ट आइडिया हमको देखने को मिलता है। अब इसका आइडिया ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट के बहुत क्लोज आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स की थ्योरी ले लो या एलिटिस्ट की थ्योरी ले लो, सभी ने यही बोला था कि जिन लोगों के पास में पैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखोगे, वो लोगों के पास में पावर रहेगी, सारे डिसीजंस वही लोग लेंगे और स्टेट सिर्फ उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगी। ये डिसीजन ऐसे लिया गया कि स्टेट सिर्फ इम्प्लीमेंट करेगी उनके डिसीजंस को, कि यानी एलीट क्लास ही डोमिनेट करेंगे इनके उसमें, ओनली दे विल बी डोमिनेटिंग। तो ये तो मार्क्सिस्ट के आइडिया से काफी क्लोज आता है, ये तो एलिटिस्ट के आइडिया से ही क्लोज आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है न्यू प्लूरलिस्ट और मार्क्सिस्ट में, कि इवन दो ये बोलते हैं कि इकोनॉमिकली जो डोमिनेंट होते हैं उन्हीं के पास में पावर होगी, लेकिन न्यू प्लूरलिस्ट ये बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनकी डिसीजन मेकिंग सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में इन्फ्लुएंस करती है, सारे स्फीयर में इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। कॉर्पोरेट जो हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स है, इनके पास में ज्यादा पावर है, लेकिन ज्यादा पावर सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में है।
ये बोला उन्होंने। पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं होगा, या पब्लिक स्फीयर में, या हर स्फीयर में नहीं होगा, कल्चरल स्फीयर या इन सब में, इसमें नहीं रहेगी इनकी। समझ आया? ये डिफरेंस है। जबकि कार्ल मार्क्स तो खुद ही यही बोलते हैं कि सभी स्फीयर में इन्फ्लुएंस होगा अगर इनके पास में पैसा है तो। सो ये डिफरेंस है इनका। तो अब हमारा एलिटिस्ट भी खत्म हो चुका है, प्लूरलिस्ट भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे एंड फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर में। पावर में तो मैंने बताया ही था कि पावर कैसे फ्लो करती है। पावर होती है स्टेट के पास में, और स्टेट किस पे काम करता है? पेट्रियार्की पे काम करता है। सो अल्टीमेटली इट इज द पेट्रियार्की, जिनके पेट्रियार्की सोसाइटी के पास में ही पावर है। वेमेन के पास में पावर नहीं है, एक सेक्स के पास में यानी मेल्स के पास में ही सारी पावर एग्जिस्ट करती है। And what was the economic advantage of dropping bombs on Japan? Economic advantage of dropping bombs on Japan. इन लोगों का पैसा लग रहा था। स्टेबिलिटी नहीं होगी ना जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होगा राघव। और जितना भी R&D हो गया, या जितना भी लड़ाई में पैसा दिया जाता था, कहाँ से आता था? इकोनॉमी में जो पैसा आपको लगाना चाहिए वो पैसा आपने वॉर में यूटिलाइज किया। दिस वॉज द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ड्रॉपिंग अ बॉम्ब। ठीक है। क्रिटिसिज्म में ये डाल सकते हो आप शुभम कि इनके जो आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आते हैं, क्या नाम है, मार्क्सिस्ट के क्लोज आते हैं। और फिर इसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट का आइडिया डाल सकते हो आप, कि ये बोलते हैं कि इनके पास में होती है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं पावर इज एवरीवेयर। तो किसी भी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का आप यूज करके उसका क्रिटिसिज्म बना सकते हो कि लिबरल तो ऐसा नहीं मानते थे, या पोस्ट मॉडर्निस्ट ऐसा नहीं मानते थे, तो इसमें डिफरेंट रहेगा। हाँ, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, ऐसे लिख सकते हो। इट कम्स नियर टू द मार्क्सिस्ट एज वेल एज द एलिटिस्ट थ्योरीज। मतलब वो भी तो वही बात बोल रहे हैं कि एलिट्स है। तो नया क्या बोला आपने? नया ये बोला कि सिर्फ एक स्फीयर में है, सारे स्फीयर्स में नहीं है। ये नई बात बोली गई। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में हमने कैथरीन मैकिनन के बारे में पढ़ा था। कैथरीन मैकिनन बोलती हैं कि देर इज नो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, और देर इज नो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, क्योंकि फीमेल्स के पास में पावर ही नहीं है। फीमेल्स को तो सब्जुगेट किया जाता है, उनको ऑपरेस किया जाता है, दैट्स व्हाई सप्रेस किया जाता है। तो अल्टीमेटली कैथरीन मैकिनन का ये बोलना था कि व्हेन आई लुक एट द स्टेट, स्टेट अपीयर्स मेल टू मी, क्योंकि स्टेट इज अ पेट्रियार्क, स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की ओनली। तो इन्हीं के लिए काम करता है, मेल डोमिनेशन के लिए ही काम करता है। कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो सभी पार्लियामेंटेरियंस मतलब मेल हैं ज़्यादातर, वेमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपने हिसाब से लॉ बनाते हैं। तो जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो सभी लॉज मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। तो ये बोलती है पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। स्टेट पर्सनल और पॉलिटिकल को सेपरेट रखता है। तो आइरिस मैरियन ने इसीलिए डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करती हैं फीमेल्स के लिए। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो बम गिरवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने बोल दिया? अब तो साइबर वॉरफेयर की बात हो रही है, अब तो स्पेस वॉर आ रहा है, तो अब बॉम्ब क्या? ये तो डेटरेंस के फॉर्म में है। अगर इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो सबसे पहले ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल लानी होगी पॉलिटिशियंस की। जो ये विल है कि इनको वोट चाहिए होता है, बेसिकली वोटिंग से पर्पज से मतलब रखते हैं ये लोग। इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे कंट्री की डेवलपमेंट, तो दे आर फोकसिंग अपॉन वोट पॉलिटिक्स। वोट पॉलिटिक्स से ज्यादा हमको डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे ध्यान देना होगा, तब कुछ होगा। समझे? और डेवलपमेंट कैसे लाई जा सकती है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, लाइक वी कैन पीसफुली वर्क। तो कैलकुलेटिव है सब कुछ, बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिस्ट समझ में आया। अब हैना अरेंट का भी हमने कवर कर लिया था। पोस्ट मॉडर्निस्ट भी हम कवर कर चुके हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट का आपको याद होगा मिशेल फुकॉल्ट के बारे में बात की थी
कि मिशेल फुकॉल्ट क्या बोलते हैं, मिशेल फुकॉल्ट बोलते हैं कि किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने में, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन पावर एक्सरसाइज करता है तो एक तरीके से नहीं कर सकता, बहुत सारे तरीकों से कर सकता है। तो जो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निस्ट माइक्रोव्यू लेते हैं पावर का। माइक्रोव्यू मतलब हर किसी का अपना एक वर्जन है, हर किसी की अपनी एक डिस्कोर्स है, हर किसी की अपनी एक स्टोरी है। तो माइक्रोव्यू ऑफ पावर लिया जाता है, मैक्रोव्यू नहीं लिया जाता। मैक्रोव्यू होता है कि इसके पास में पावर है, ये इकलौता है, इसके पास में पावर है, इसको पकड़ो, ठीक है। और माइक्रोव्यू होता है कि सभी के पास में, किस किस को पकड़ोगे, मतलब सभी के पास में। तो पावर इज एवरीवेयर, इट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली थ्रू द सोसाइटी लाइक द ब्लड कैपिलरीज। जैसे हमारे बॉडी में जो कैपिलरीज से मतलब खून जो पास ऑन होता है, इतनी सारी होती है, नेटवर्क होता है एक पूरा, ऐसे ही पावर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे नॉलेज का नेटवर्क बना हुआ है, आपने एक बात बोली तो पता नहीं कहाँ तक फैलेगी वो बात, तो वही सेम चीज होती है। अभी फेक न्यूज आपने सुनी होगी, रिसेंटली एक फेक न्यूज चल रही है कि या तो 33 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपने 33 ईयर्स ऑफ सर्विस अगर आपने की है, या फिर 60 ईयर्स के आप हो चुके हैं, तो फिर रिटायरमेंट हो जाएगी आपसे। 33 से हो चुका है कि नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। जबकि इसी बार इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में इनफैक्ट ये सेम चीज बोली गई है इकोनॉमिक सर्वे में, कि हमको अपनी जो रिटायरमेंट एज है हमारी कंट्री की वो बढ़ानी है। तो अगले कुछ सालों में बढ़ जाएगी, 60 से 70 तो इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन 65 जरूर हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, दैट्स वाई। तो जितना देर तक लोग अगर जीते हैं, अगर मान लो 60 पे ही रिटायर हो गए और लोगों को जीना 90 तक है, तो 30 साल बड़ा, बहुत बड़ा पीरियड होता है। 30 सालों तक उनको पेंशन देनी पड़ेगी सरकार को। पेंशन का मतलब है ये लोग प्रोडक्टिव भी नहीं है, घर बैठे इनके पास में पेंशन आ रही है, तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी होगी। तो इससे अच्छा है कि इन लोगों से काम करवाया जाए, प्रोडक्टिविटी रहे। तो सभी देशों में ऐसा ही है, वहां पर जैसे एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो ये लोग रिटायरमेंट एज अपनी बढ़ा देते हैं। तो इंडिया में अब एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने यही हाईलाइट किया है। तो अगले 1-2 सालों में हो सकता है कि बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट आए कि जो एज है, रिटायरमेंट एज है, वो 65 हो जाएगी, और उसके 5 सालों में 70 तक भी हो जाएगा। 5-7 सालों के अंदर अंदर रिटायरमेंट एज फिर 70 हो जाएगी उस हिसाब से, बिकॉज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, दैट्स वाई। सो ये फेक न्यूज थी। तो एक से स्टार्ट हुई होगी कहीं से, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स में यही आया कि मतलब ये सब होने वाला है, और जिसकी वजह से बहुत ही लाइक chaos मच गया था। बट फिर गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि दैट इट इज अ फेक न्यूज, ठीक है। सो वही बात है कि जैसे इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन और के अलग अलग डिस्कोर्सेस से बन करके ऐसे चली जाती है। कुछ लोगों ने ये बोला कि इसके चलते एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ेगा, इस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो वहां बढ़ाइए ना जहां पर जरूरत है। यहाँ पर तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी। अगर लाइबिलिटी बढ़ी तो जितना पैसा उस चीज में देना पड़ेगा आपको, वो चीज आप इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन गिविंग देम इन पेंशन। इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा तो उससे और ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी। तो ये पूरा कनेक्टेड है सारा साइकिल। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली यही चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। मतलब कि हमारे जो मिशेल फुकॉल्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, एंड पावर, दिस नॉलेज इज अ डिस्कोर्स। नीचे से काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, और उसके बेसिस पे ये बोला कि कोई भी आपको सच नहीं बताता है, सब परसेप्शंस हैं, सब थ्योरीज हैं, सब स्टोरीज हैं, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं। हमको कोई भी चीज समझनी है, हाँ, तो हमें सभी का व्यू पॉइंट समझना होगा। तो हम पॉलिटिकल साइंस में यही तो कर रहे हैं शुरू से। लेक्चर 1 से हम सभी का व्यू समझते हुए आ रहे हैं कि प्लेटो ने क्या बोला, कार्ल पॉपर क्या बोल के गए, व्हाइट हेड ने क्या बोला, लेविंसन ने क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके डिफेंस में, हम सब यही समझ रहे हैं। तो हम पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू से कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को। तो वही सेम चीज है कि पावर सभी के पास में है, सभी एक्सरसाइज करते हैं पावर। तो पावर का कोई एक सोर्स नहीं है, पावर इज एवरीवेयर, ये बोला इन लोगों ने, ठीक है। तो मिशेल फुकॉल्ट ने अपनी 4 वर्क्स लिखे हैं। पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे इन्होंने बोला कि देखो,
मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे, कि सिविलाइजेशन में जो मेजोरिटी ऑफ द लोग जिस चीज में बिलीव करेंगे, मान लो हेट्रोसेक्सुअलिटी में कि हस्बैंड की वाइफ के साथ में शादी हो रही है, क्योंकि मेजोरिटी उसमें बिलीव करती है तो उसको वो मैड नहीं मानते। लेकिन होमोसेक्सुअल, लड़के की लड़के के साथ मैरिज, लड़की की लड़की के साथ मैरिज, इसको मैड माना जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, मतलब ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशन से पता चलता है। फिर एक और वर्क है इनका, बर्थ है, बर्थ ऑफ अ क्लिनिक। तो उसमें ये बताते हैं कि कोई भी इंसान अगर मैड होता है, कोई पागल होता है, तो अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास में नॉलेज है, साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया कि हाँ ये एबनॉर्मल है, हाँ ये पागल है, तो हम लोग बिना किसी क्वेश्चन के मान लेते हैं। क्यों? नॉलेज की वजह से, क्योंकि आजकल ऐसा डिस्कोर्स चल रहा है। एंड सिमिलर इज विद डिसिप्लिन एंड पनिश। तो पेनॉप्टिकन का याद करो, पेनॉप्टिकन वाला एग्जाम्पल बताया था बेंथम ने, जो सेमी सर्कुलर प्रिजन होगा जिसमें एक टावर होगा और सभी लोगों को ओपन में छोड़ दिया जाएगा, जितने भी कैदी हैं, और वो अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, खुद रेगुलेट करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि कोई उनको वॉच कर रहा है, कोई उनको देख रहा है। हालांकि हर किसी को नहीं देख पा रहे, लेकिन इस तरीके से सर्वेलेंस हो रहा है उनपे। तो ये एक तरीके से एक डिसिप्लिन उनका आएगा इस वजह से। ऐसे ही आगे आता है सेक्सुअलिटी के ऊपर बोला जाता है कि इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, तो ऐसे चीजें काम करती हैं। इंडिया में क्या था, और हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने आकर के ये नॉर्म्स हम पे डाले, तो नॉलेज उन्होंने थ्योरीज दी और ये सब किया, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। तो वही सारे व्यूज आपको पावर के यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो मिशेल फुकॉल्ट का एनालिसिस यही था अपना। उनका कहना था, इन्होंने माइक्रो व्यू लेकर के पावर का ये बोला कि हमें अपनी पावर को लेकर के अंडरस्टैंडिंग को लिमिट नहीं करना है कि पावर इसके पास में है, या पावर उस स्टेट के पास में है, या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास में पावर है। ये बोलते हैं, जब थॉमस हॉब्स ने ये बोला था कि सारी पावर किसके पास में होनी चाहिए, स्टेट के पास में होनी चाहिए, तो ये गलत बोलते हैं, ये डिसएग्री होते हैं उससे, ये बोलते हैं गलत बोल रहे हैं थॉमस हॉब्स। ऐसे ही जब मार्क्स ने पावर के बारे में ये बोला था कि पावर उनके पास में होती है जो जिनके पास में पैसा होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो होल्ड करेगा उसी के पास में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सब कुछ पावर होती है। लेकिन ये बोलते गलत है, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पावर एक के पास में, यानी पावर यूनिडायरेक्शनल है, कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है पावर। पावर हमेशा स्टेट से आती है, पावर हमेशा जो अमीर लोग होते हैं उनसे आती है, ये यूनिडायरेक्शनल है, जबकि गलत है। मिशेल फुकॉल्ट बोलते हैं कि पावर मल्टी डायमेंशनल है, पावर इज मल्टी डायमेंशनल, पावर इज एवरीवेयर का मतलब पावर इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायरेक्शनल है। पावर स्टेट से भी फ्लो करेगी, पावर लोगों से स्टेट की तरफ भी फ्लो करेगी। अगर स्टेट के पास में पावर है लॉ बनाने की, तो अगर स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो लोगों को पसंद नहीं आया, जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पावर फ्लो करेगी लोगों से, तो लोग ऐसे स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट भी कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली पावर मल्टी डायरेक्शनल है, हर किसी डायरेक्शन में जाती है, कहीं से भी पावर इमर्ज हो सकती है। पावर सोसाइटी में कैपिलरीज या नेटवर्क की तरह फ्लो कर रही है, एक से दूसरा, दूसरे के तीसरा, इस तरीके से। सो कनेक्शन है इसीलिए नॉलेज और पावर का। नॉलेज मतलब नॉलेज में एक तरीके की स्टोरी ही होगी, नॉलेज अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। गॉड इज डेड, याद रखिए, गॉड को अल्टीमेट आइडिया माना जाता है कि सबसे परफेक्ट आइडिया गॉड है। लेकिन ये बोलते हैं कि आज के जमाने में अपनी अपनी कुकड अप स्टोरीज हैं, कुछ सच्चाई एक पता ही नहीं है, हमको कभी नहीं पता चलेगी। तो नॉलेज पावर कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज ही पावर को एस्टैब्लिश करती है। देर इज नो नॉलेज विदाउट पावर, बिना नॉलेज के आप पावर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, पावर नहीं कर सकते हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो नॉलेज एक टाइप की स्टोरी है, नॉलेज एक टाइप का डिस्कोर्स है, जो कि आप मेजोरिटी का सपोर्ट ले लेते हो तो वो नॉलेज बन जाती है, वो फिर सच बन जाता है। जैसे सेक्सुअलिटी को लेकर के हमने देखा, क्रिमिनलिटी को लेकर के हमने देखा, किसको क्रिमिनल माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, उस हिसाब से हमने पूरा कवर किया था। नॉलेज इज अ डिस्कोर्स। तो यानी लोग पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोगों के अंदर में पावर होती है। पीपल आर देमसेल्फ द व्हीकल्स ऑफ पावर। आपके अंदर पावर है, सभी के अंदर में पावर है, सभी पावर का व्हीकल है। आपसे भी पावर स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है अगले हीरो आप ही हो कि कोई चेंज लेकर के आओ सोसाइटी में, एनीवन कैन बी। तो पावर हमको आइडेंटिटी देती है एक। अगर हम ये सोचते हैं ना कि पावर कोर्सिव होती है, पावर कोर्सिव नहीं होती, पावर प्रोडक्टिव होती है। पावर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, पावर को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो।
जहां पर भी पावर होगी वहां पर हमेशा से पॉसिबिलिटी रहेगी रेजिस्टेंस की। जहाँ पे भी पावर एक्सरसाइज की जाती है, पावर अप्लाई की जाती है, वहां पर हमेशा रेजिस्टेंस की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जैसे सोसाइटी ने डिवाइड कर रखा है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसे ही नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल है, ये चीज एबनॉर्मल है, ऐसे ही हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जहां पर भी अप्लाई होगा वहां पर रेजिस्टेंस भी रहेगा। जो लोग जिनके पास में पावर है तो उनको रेजिस्ट करने वाले लोग भी रहेंगे। जैसे अगर जमींदार है तो अगर सारे गांव वाले लोग साथ में आ जाएं तो उनके हाथ में पावर आ जाएगी, फिर जमींदार क्या कर लेगा? तो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है द बेसिस ऑफ फ्रीडम। तो ऐसे नॉलेज इज पावर की बात की जाती है। हाँ, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो पावर। सब चीज, सभी में पावर है, हर चीज में पावर है, हर एक वर्ड में पावर है, वॉट एवर यू से। इसीलिए बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए और ये सब चीजें, बिकॉज एवरीथिंग इज पावरफुल। आपके वर्ड्स दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, तो पावर तो है उसमें। पावर हर चीज में है। लेकिन जिस आइडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है मेजॉरिटी का, वो एक डिस्कोर्स बन जाता है, वही चीज सच्चाई बन जाती है। तो उसी में ये यही बोलते हैं कि देखो, सोसाइटी में लोगों को कंट्रोल करने के कुछ बेसिकली, जैसे गवर्नमेंट भी आपकी जो माइंड है, आपकी जो रैशनलाइजेशन है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएगी पावर अपनी एक्सरसाइज करके। जैसे लोगों को ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हो किसी को, ठीक है, तो आप किसी को देख भी रहे हो तो वो बंदा कॉन्शियस हो जाता है देखने से। तो यानी ये भी तो एक सॉर्ट ऑफ पावर हुई। आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, तो सर्वेलेंस, दिस इज ऑल्सो अ पावर। ऐसे ही एक जजमेंट के बेसिस पे नॉर्मलाइजिंग पावर जब हम लेते हैं तो पनिशमेंट, सपोज लेट्स से दैट आप लोग स्कूल में जाते हो जब, ठीक है, तो आप होमवर्क नहीं करके आते हो तो आपको पता होता है आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल कि अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो पॉइंट इज कि एक तो होता है इसमें कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजिंग जजमेंट का। नॉर्मलाइजिंग जजमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट ऑफ नॉन कंफर्मिटी। मतलब अगर आपने लाइक आपने कोई भी चीज की, ठीक है, और वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, तो दैट इज अ नॉर्मलाइजिंग जजमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि किसी को आपने इतनी पावर दी कि कौन नॉर्मल है कौन एबनॉर्मल है। जैसे आपने अपने टीचर को पावर दी, आपने होमवर्क नहीं किया था, लेकिन यू हैव गिवन दिस पावर टू योर टीचर टू डिसाइड कि आप मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं, तो आप बाहर जाकर के क्लास के खड़े रहोगे हाथ ऊपर करके, क्योंकि अगर आप अपनी नोटबुक घर पे भूल गए हो, तो दैट्स द थिंग। नॉर्मलाइजिंग जजमेंट होती है एक। जो लोग लॉ को वायोलेट करते हैं, 3 डायमेंशन में होता है, उनको पनिशमेंट 3 डायमेंशन में दी जाती है। देखो, एक तो जैसे आप स्कूल्स में जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग लेट आते हैं, जो बच्चे लेट आते हैं स्कूल में, उनको पनिशमेंट दी जाती है। उनको असेंबली में हाथ ऊपर करके भी खड़े रहो, लेट क्यों आए हो, टाइम से आना चाहिए था, ठीक है, इस टाइप की। तो एक होती है पनिशमेंट टाइम डायमेंशन पे, एक टाइम डायमेंशन पे रहती है। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि आपको ये काम करना है, ठीक है, लेकिन आप अटेंटिव नहीं थे, आपने वो काम नहीं किया, तो फिर आपको उस पर भी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे ही आपके बिहेवियर पे भी आपको डिसिप्लिन किया जाता है। आपका अगर आप प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हो तो टीचर आपको पनिशमेंट देगी। तो नॉर्मलाइजिंग जजमेंट का यही मतलब होता है कि अगर जो चीज मेजॉरिटी लोगों को नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप उसको पनिश करते हो, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करते हो व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज अबनॉर्मल जजमेंट के थ्रू, एक किसी को अथॉरिटी देते हो, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में कर सकते हो। पहली है टाइम डायमेंशन, जो लोग लेट आते हैं। दूसरी डायमेंशन हो गई एक्टिविटी पे, जिन लोगों ने अटेंटिव नहीं थे। तीसरी होती है बिहेवियर पे। तो एक्टिविटी में तो सेम चीज आ जाती है कि आप अटेंटिव नहीं थे, कि गवर्नमेंट ने ऐसा भी लॉ बनाया है, ठीक है,
आपको नहीं पता कि इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल सकती है, तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी मिल जाएगी। फिर बिहेवियर पे होता है, आपको पता है सरकार ने लॉ बनाया हुआ है, जैसे उसके बावजूद फिर अगर क्राइम कमिट किया जाता है तो उस पर फिर जजमेंट देती है गवर्नमेंट, एंड फिर ऐसे लोगों को के ऊपर पावर एक्सरसाइज करके उनको पनिश करती है। ठीक है, सो दैट इज नॉर्मलाइजिंग जजमेंट. Can we see there is a constant strive for power in this context? Obviously, there is a constant strive for power. पावर में मिशेल फुकॉल्ट ने क्या बोला था, नीचे से ये इन्फ्लुएंस थे, नीचे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था विल टू पावर, कि हम सभी के अंदर में वी हैव द विल टू पावर. पावर की एक इच्छा होती है कि हमारे पास में पावर होनी चाहिए, सबके अंदर होती है, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंडिविजुअल्स के अंदर. सो ऑब्वियसली देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्राइव फॉर पावर. समझे? दूसरा एग्जामिनेशन के थ्रू भी होता है. एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे होता है? एक तो ऑब्जर्वेशन देखा हमने, एक जजमेंट देखा. जजमेंट में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, टाइम डायमेंशन, एक्टिविटी और बिहेवियर के ऊपर. अब आता है एग्जामिनेशन पे. ये सभी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, तो मैं इसलिए यहाँ पे कुछ लिख नहीं रही हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है. एग्जामिनेशन बेस्ड पे देखते हैं. एग्जामिनेशन में आप सामने वाले की क्वालिटी को टेस्ट करते हो, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करते हो कि सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उस पर कितना खरे उतरते हैं. ठीक है, सो यानी आप अब क्या करोगे, एग्जामिनेशन में होता है कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में जजमेंट पास की, दैट इज एग्जामिनेशन. जैसे सोसाइटी में लोगों को ऐसे ही किया जाता है बेसिकली. मॉनिटर पहले क्या करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे आपके आसपास भी, आप घर से बाहर निकलते हो, कब आप कहाँ जा रहे हो, पड़ोसी बड़ा नोटिस करते हैं, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन. फिर जजमेंट पास होती है कि आपने कोई ऐसा बिहेवियर किया जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे मतलब पता चला लोगों को कि आपने ये बिहेव किया है, तो फिर वो उसको लेकर के उसका एप्लीकेशन देंगे. फिर उसमें फाइनली वो डिक्लेयर कर देंगे कि आपको पावर मतलब पनिशमेंट दी जाएगी, तो आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जाएगी. तो इन चीजों के थ्रू भी पावर एक्सरसाइज हो रही है. ऑब्जर्व जब कोई आपको करता है तो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है. कोई आपके एक्शंस के लिए आपको पनिशमेंट दे रहा है, पावर एक्सरसाइज है. दोनों को अगर अप्लाई कर दोगे, रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखोगे उसका, तो कि आप नॉर्मल हो कि नहीं, तो दोनों को मिला करके, आपको ऑब्जर्व करके, आपके जितने भी आपने एक्शंस लिए हैं, एक्टिविटीज को मॉनिटर करके डिसीजन दिया जाएगा अल्टीमेटली. तो यही तो होता है सब चीजें. तो बेंथम ने यहीं पे अपना पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, और बेंथम ने यही बोला था कि सोसाइटी, जैसे प्रिजन की बात की थी ना, तो ये सोसाइटी भी एक प्रिजन की तरह है. आपको लगता है कि आपके पास में फ्रीडम है, आपको पास में फ्रीडम नहीं है. पावर सभी जगह एक्सरसाइज हो रही है. तो हम भी एक जेल में ही है, जहां पर हमारे आसपास वाले हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे उस प्रिजन की बात की मैंने, पेनॉप्टिकॉन की, जिसमें एक टावर था, टावर पे से ऑब्जर्व कर रहे थे, वही सेम चीज है. हमें भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, और किसी ने अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की तो उसके लिए फिर पनिशमेंट मिलेगी. तो पावर हम पे 24 घंटे एक्सरसाइज हो रही है. अंडरस्टूड? तो पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन में नहीं है, पावर हर जगह है. पावर हम पे 24 घंटे एक्सरसाइज होती है. हम भी करते हैं दूसरों पे, दूसरे भी करते हैं हम पे. क्लियर? सो दिस इज द आइडिया ऑफ पावर मिशेल फुकॉल्ट का. तो ये उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था. अब इतने 2 क्लासेस में मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म बताया, मिशेल फुकॉल्ट बताया, लियोटार्ड बताए, क्योंकि उसमें आइडियोलॉजी कवर करनी थी. क्वेश्चन आ सकता है आइडियोलॉजी से, दैट्स व्हाई. अदरवाइज कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था. अब मिशेल फुकॉल्ट कवर हो चुका है. नाउ वी विल कवर मैक्स वेबर. Foucault was a homosexual. Now I understand his example. Okay, yeah. So now we will be talking about Max Weber. मैक्स वेबर का है वेबेरियन कॉन्सेप्ट. मैक्स वेबर से पहले एक बार ये कर लेते हैं, हेबरमास. हेबरमास कौन है? हेबरमास नियो मार्क्सिस्ट है. ये नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है. एक्चुअली आपको याद होगा कि पहले रेडिकल
दिस लिबरलिज्म था। रेडिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म या रेडिकल लिबरलिज्म। ठीक है, पहले जब था तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि उसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसके चलते वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अब हिबरमास ने बोला कि ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा, तो इन्होंने लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात की थी। इनका कहना था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपने ले तो आए हो, इससे क्राइसिस पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन क्राइसिस आएगा जरूर, क्योंकि एक टाइम तक ही इकोनॉमी स्टेट को स्पॉन्सर कर सकती है, स्टेट की स्कीम्स को स्पॉन्सर कर सकती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इकोनॉमी में से आप पैसा निकालोगे तो इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचेगा। यस, तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस केस में कि इनको भी नुकसान पहुंचेगा, मतलब इकोनॉमी को, तो वो लोग पैसा देना बंद कर देंगे। और ऑब्वियसली स्टेट को तो ये भी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी रहे, हमारा स्टेट ग्रो करता रहे। तो स्टेट ऐसे में खुद ही वो स्कीम्स बंद कर देगी जो स्टेट ने अभी चलाई हुई है। और जब स्टेट ने वो स्कीम बंद की तो लोग फिर रिवोल्ट करेंगे स्टेट के अगेंस्ट में कि आपने हमारी स्कीम्स बंद कैसे की, जबकि आपको तो बढ़ानी चाहिए थी, आपको तो और बढ़िया चीजें करनी चाहिए थी। आज क्या होता है, अभी 3,000 पेंशन है, लोग चाहते हैं 5,000 हो जाए। जिस दिन 5,000 हो जाएगी लोग चाहेंगे 7,000 हो जाए, 7 हो जाएगी 10 मांगेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ती जाती हैं, लेकिन एक लिमिट तक स्टेट इकोनॉमी स्पॉन्सर कर सकती है ऐसी वेलफेयर स्कीम्स को। उसके बियॉन्ड फिर रोलिंग बैक ऑफ स्टेट होगा ही होगा। लेकिन जब रोलिंग बैक होगा स्टेट का मतलब जब स्टेट स्कीम्स वगैरह बंद कर देगा और इकोनॉमी को फ्री हैंड देगा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके काम कीजिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ही लोगों को जाएगा, तो लोग रिवोल्ट करेंगे। तो यानी लोग फिर ऐसे स्टेट को लेजिटिमेसी नहीं देंगे, तब आएगा लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो ये था लेजिटिमेशन क्राइसिस बाय हेबरमास। अब एक लास्ट टॉपिक है पावर में, मैक्स वेबेरियन थ्योरी ऑफ पावर। मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर एक मॉडर्निस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये याद है मैक्स वेबर हमने कवर किया था कार्ल मार्क्स में। इन्होंने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया था। कार्ल मार्क्स ने बोला था स्टेट के पास में फोर्स होती है, मतलब स्टेट लोगों को फोर्स करता है, क्योंकि स्टेट इंप्लीमेंट कर। पावर किसके पास में होती है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग? बुर्जुआजी क्लास के पास में। और फोर्स कौन यूज करेगा लोगों के अगेंस्ट में? बुर्जुआजी क्लास तो यूज नहीं करेंगे, फोर्स यूज करेगा स्टेट। तो ये चीज याद रखनी है। लेकिन इनको क्रिटिसाइज करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट के पास में फोर्स नहीं होती, स्टेट डू नॉट रिप्रेजेंट फोर्स, स्टेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। कि सोसाइटी में स्टेट के पास में अथॉरिटी होती है, फोर्स नहीं होती। और अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेसी के साथ में इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी विल बी दिस इज गोइंग टू बी पावर, पावर इज इक्वल टू अथॉरिटी प्लस लेजिटिमेसी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ, पावर प्लस लेजिटिमेसी दैट इज अथॉरिटी। यानी किसके पास में पावर है, और अगर लोगों ने लेजिटिमेसी दी है कि हाँ ठीक है आपके पास में पावर है, आप जो लॉ बना रहे हो हम उसको फॉलो करेंगे, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। ठीक है, सो मैक्स वेबर बीइंग अ क्रिटिक टॉक्स अबाउट कि 3 टाइप की अथॉरिटी होती है। पहले तो ये बोलेंगे कि देखो स्टेट के पास में पावर नहीं है, स्टेट डू नॉट रिप्रेजेंट फोर्स, स्टेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। और स्टेट के पास में अथॉरिटी तब आती है जब खुद लोग लेजिटिमेसी देते हैं कि आप रखिए, आप ये पावर रखिए, जो आप लॉ बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। सो अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी, यानी स्टेट को जो अथॉरिटी दी गई, लोगों ने लेजिटिमेसी दी, इसीलिए स्टेट के पास में पावर है। स्टेट फोर्स यूज नहीं करता,
स्टेट को तो लोगों ने ही खुद बोला है, ये मैक्स वेबर बोलते हैं। तो इसीलिए मैक्स वेबर की जब भी बात की जाती है रिगार्डिंग दिस, मैक्स वेबर सेज दैट in terms of this power, इनका कहना है कि स्टेट के पास में अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का क्या मतलब है, यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में सिर्फ स्टेट के पास में, जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं और जैसे थॉमस हॉब्स बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बोलते हैं कि स्टेट फोर्स नहीं यूज करेगा, अथॉरिटी यूज करेगा तो पावर भी स्टेट के पास में रहेगी। स्टेट के पास में क्योंकि लेजिटिमेसी लोगों ने दी है, तो स्टेट के पास में इसलिए मोनोपोली रहेगी कि सिर्फ स्टेट फोर्स यूज कर सकता है और कोई नहीं यूज करेगा, क्योंकि लोगों ने अथॉरिटी दे दी ना, लेजिटिमेसी दे दी लोगों ने। सो ये बोलते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज में अथॉरिटी का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये बोलते हैं 3 टाइप की आइडियल अथॉरिटी होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, एक होती है लीगल रैशनल अथॉरिटी। अभी तक जो समझाया समझ में आया? कोई डाउट है उसमें? फिर से बताती हूँ। कार्ल मार्क्स ने बोला कि स्टेट के पास में है फोर्स, लेकिन उन्होंने बोला कि स्टेट के पास में फोर्स नहीं है, स्टेट के पास में है अथॉरिटी, क्योंकि लोगों ने स्टेट को खुद पावर दी है, लोगों ने स्टेट को खुद लेजिटिमेसी दे करके बोला कि आप बना सकते हो लॉ। तो यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे, एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने सिर्फ ये पावर स्टेट को दी है, तो स्टेट के पास में मोनोपोली होगी कि और कोई पावर यूज नहीं करेगा, और कोई फोर्स यूज नहीं करेगा, सिर्फ स्टेट फोर्स यूज करेगा, क्योंकि स्टेट को लेजिटिमेसी है, दैट्स व्हाई। सो ओनली स्टेट हैज द अथॉरिटी टू यूज फोर्स। अब ये बोलते हैं कि ये जो अथॉरिटी होती है, ये 3 टाइप की अथॉरिटी होती है। पहली होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है कैरिज्मेटिक, और होती है लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कौन सी होती है कि कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिसमें आज भी ट्रेडिशन और कस्टम्स ज्यादा मैटर करते हैं, तो वहां पर जो लॉ बनाता है स्टेट, वो ट्रेडिशन और कस्टम्स के बेसिस पे ही बनाता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में आप देखोगे क्वीन की अथॉरिटी चलती है, क्योंकि जो क्वीन की अथॉरिटी है वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बेस्ड पे है। तो कहीं कहीं ट्रेडिशन के बेस पे पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। एक तो हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कस्टम्स और ट्रेडिशन ऐसे थे वहां के, तो मतलब अथॉरिटी उनको दी, जैसे ब्रिटेन में क्वीन को दी। फिर होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, मतलब कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जिसमें पर्सनालिटी मैटर करती है, जिसमें अथॉरिटी पर्सनालिटी से आएगी। जैसे गांधी की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, जिसके चलते हम देखेंगे कि ऐसी सोसाइटीज जहां या तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, जैसे इंडिया ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ करता था, या फिर ऐसी सोसाइटीज जहां पर क्राइसिस है, जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोग काफी ज्यादा लड़ रहे थे एंड स्ट्रगल कर रहे थे। लोगों को ये चाहिए था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो एंड होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये कैरिज्मेटिक आएगी अथॉरिटी, कि ऐसे लीडर्स उभरेंगे जिनके चार्म से, जिनकी कारिज्मा से लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, और फिर वो लोग अपने आप लेजिटिमेसी देंगे उनको। जैसे सभी ने गांधी के केस में लेजिटिमेसी दी हुई थी कि अगर गांधी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो देश के भलाई में ले रहे हैं, सभी उसको फॉलो करेंगे। तो जब भी गांधी ने कोई भी मूवमेंट लॉन्च की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही आती है लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल का मतलब ये मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलेगा अब आपको। यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं है, अब आ गई मॉडर्न स्टेबल सोसाइटीज। तो ऐसी सोसाइटीज में लीगल तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अथॉरिटी दी जाएगी। लेकिन सभी सोसाइटीज, कोई भी सोसाइटी ले लो, ट्रेडिशनल ले लो, कोई भी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी या क्राइसिस चल रहा है,
In all the societies, all three bases of authority exist. सभी में तीनों प्रकार की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस पे एग्जिस्ट करती हैं. जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल भी प्रेजेंट है, कैरिज्मेटिक भी प्रेजेंट है, लीगल रैशनल अथॉरिटी भी प्रेजेंट है. ट्रेडिशनल कैसे? इंडिया में आज भी जो पंडित वगैरह जो बैठते हैं आपके टेम्पल्स में, उनकी कहीं ना कहीं अथॉरिटी होती है. वो अगर कुछ बोलते हैं कि नवरात्र का महीना है तो यू डोंट हैव टू ईट मीट और एग, तो लोग नहीं खाते हैं. ऐसे ही ट्यूसडे को नहीं खाए जाते हैं, ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाए जाते हैं, इसीलिए पार्लर सब बंद होते हैं. जितने भी पार्लर्स होते हैं, सलून्स होते हैं, सब ट्यूसडे को बंद रहते हैं. तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी काम कर रही है. सेम कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में, जैसे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में आप मोदी को ही ले लीजिए या अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए. जब वो दिल्ली में, तभी तो पावर में आए हैं वो, तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी आ गई. कि कोई भी करप्शन से रिलेटेड जब इतना सब कुछ हो रहा था कांग्रेस के अंडर में, तो आगे मोदी का जो करिश्मा रहेगा, मोदी की जो पर्सनालिटी होगी, उससे लोग इन्फ्लुएंस होकर के उनको अथॉरिटी देंगे कि आप संभालिए सब कुछ. ऐसे ही फिर लीगल रैशनल भी, जो लॉ से बनाते हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास में भी अथॉरिटी है. तो दैट इज अथॉरिटी. समझ में आया? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पावर और लेजिटिमेसी और अथॉरिटी में क्या रिलेशन है. तो याद रखेंगे, अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी. सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, PLA. PLA is power plus legitimacy is equal to authority. यानी अगर पावर बोला जाए तो पावर इज अथॉरिटी माइनस लेजिटिमेसी, तो फिर वो पावर आ गया. So this shows the fight between communist and capitalist led to power of state, which shows that fight between communist and this Max Weber versus Marx, वो उनका अपना व्यू है. क्योंकि फिर इसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट अगर मैं बोलूंगी राघव, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग तो ना तो स्टेट के पास में पावर है, ना ही लोगों के पास में पावर है. बहुत सारा, मतलब पावर इज एवरीवेयर देन. ठीक है. सो दिस इज पावर, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेशन क्राइसिस, आइडियोलॉजी, सब कुछ खत्म हो चुका है वो हमारा. अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज डेमोक्रेसी. सो लेट मी अपलोड द PDF डेमोक्रेसी की, फिर शुरू करेंगे. पावर बहुत एग्जॉस्टिव था, बहुत बड़ा था, लेकिन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने डेमोक्रेसी का भी काफी कुछ एंगल कवर किया है. जैसे प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है, एलिटिस्ट थ्योरी है, डेमोक्रेसी में भी आएगी, तो वहां पर हमको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. मतलब एक तरीके से बस मैं स्किप कर दूंगी उसको फिर. तो डेमोक्रेसी में हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में, इसमें पहले रहेगा थ्योरीज. थ्योरीज कवर करनी होंगी. एंड फिर उसके बाद में हमारे जितने भी मैकफर्सन की हमको थ्योरी कवर करनी होगी. CB मैकफर्सन, सबको याद है CB मैकफर्सन ने जॉन लॉक के बारे में, हॉब्स के बारे में जो बोला था, वही CB मैकफर्सन है ये. एंड इनके डेमोक्रेसी पे आइडियाज. एंड फिर हम मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे. तो मॉडल्स बाद में देखेंगे, आप भी थ्योरी कवर करेंगे. पहले हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक. उसके बाद मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगी आज यहाँ तक. उसके बाद हम आगे देखेंगे. आई थिंक थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ क्लासेस में ब्रेक भी नहीं लिया है. और मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, 8 बजे से मैं डायरेक्ट लेक्चर ले रही हूँ. 8 से मैंने 12:30 तक पढ़ाया, 1 घंटे का रेस्ट हुआ, उसके बाद फिर आपकी क्लास शुरू कर दी. सो विल टेक अ ब्रेक. अरे 20 मिनट का ब्रेक बहुत ज्यादा हो जाएगा. 20 मिनट का ब्रेक ज्यादा हो जाएगा. अच्छा ऐसा करते हैं, डेमोक्रेसी अगले टॉपिक में शुरू करेंगे. डू वन थिंग,
क्वेश्चन देती हूँ आपको एक, ठीक है? क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। कार्ल मार्क्स सभी ने रिवाइज कर लिया? बेसिक सा दूंगी, बहुत डायरेक्ट दूंगी। क्या कंफ्यूजन है? चिन्मय, राघव, यू गाइस हैव कंप्लीटेड द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, रिवीजन कर चुके हैं आप लोग? क्रॉसमैन का जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता सकते हैं? आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन। मैं वही सोच रही थी कि क्योंकि क्रॉसमैन के है तो पक्का किसी को डाउट जरूर होगा इसमें। बताइए, क्वेश्चन लिख दीजिए एक बारी तो फिर मैं बता देती हूँ। तो हमने आइडियोलॉजी से देखो कवर कर ही ली है। अच्छा, वो वाला था ना प्लेटो की जो फिलॉसफी थी। पूरा क्वेश्चन लिखो प्लीज। लिखिए एक, आई गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट इट, ठीक है? आराम से, चाहे तो जाकर के एक बार रिवाइज कर लेना टॉपिक और फिर उसके बाद लिखना। प्लेटो's philosophy is the most savage and most profound attack on liberal। हाँ, ये क्वेश्चन है। प्लेटो ने जो अपनी फिलॉसफी दी थी वो बहुत ही ज्यादा लिबरल्स क्या बोलते हैं खुद सोचो। लिबरल्स बोलते हैं कि लोगों को राइट्स दिए जाने चाहिए, लेकिन प्लेटो ने कोई राइट्स नहीं दिए, ड्यूटीज दी। प्लेटो ने जितनी बात की उसमें हमेशा उन्होंने एलिट क्लास को फिलोसोफर किंग और ये सब जो चीजें बोली, तो ऑब्वियसली उनकी जितनी भी थ्योरीज थी कहीं ना कहीं उसमें हमें यही पता चलता है कि जो लिबरल के आइडियाज थे उस पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी थी देखो उस टाइम पे, और प्लेटो हेटेड डेमोक्रेसी। तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके इनका जो रेडिकल आइडिया था कि डेमोक्रेसी को हटा करके ये चीज लेके आओ, तो वही चीज आपको डिस्कस करनी है, एब्सोल्यूटिज्म डिस्कस करना है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। तो क्रॉसमैन ने बोला, क्रॉसमैन को देख करके डरो मत। अब हो सकता है कि किसी ऐसे थिंकर का नाम आए जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, आप उस पर ध्यान मत दो, आप सेंटेंस पे ध्यान दो कि ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको उसमें भी डिफिकल्टी होती है तो हिंदी मीडियम भी लिखा होता है, वहां पे हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, पढ़ के देखा करो कि थोड़ा समझ आएगा कि नहीं, ठीक है? तो रिलेट करके कॉमन सेंस लगाओ, बिकॉज पढ़ा सब कुछ होगा सबने, कॉमन सेंस जिसने लगा दी वहां पर और लिख दिया आंसर समझ करके कि अच्छा ये चीज मांग रहा है, तो आंसर वही होगा जो हम क्लास में लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन लिख पाएंगे सभी? ओके, देन राइट डिस्कस कैपिटलिस्ट dig their own graves, so you have to discuss that। capitalist dig their own graves, इसको डिस्कस करना है 15 मार्क्स में। आई गिव यू 15 मिनट्स टू राइट इट। सभी लोग अपने आंसर शीट्स हो अभी लिख लो 15 मिनट में, एंड यू हैव टू सबमिट इन द ग्रुप, ठीक है? तो आप लोग लिखिए, आई एम जस्ट कमिंग। विच ग्रुप? रुबीना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? आपकी फर्स्ट क्लास है ये? दैट्स वाई। अच्छा, तो इस बैच का डिस्कशन फॉरम है जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगी, ठीक है? नोट्स जहां से डाउनलोड होते हैं वहां पर जाइएगा, वहां पर एक ग्रुप लिंक मैंने शेयर कर रखा है, सबसे टॉप पे आपको सबसे पहले दिखेगा कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक है ये। तो वहां से आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे। क्लिक ऑन दैट, ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर आप अपना
आंसर को एक कैम स्कैनर फोन पे डाउनलोड कर लो, ताकि जो भी शीट जहाँ पर आप आंसर लिखो उसको स्कैन करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेज दो। ओके शिखा, बाय बाय। बाकी सब लिखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि बाद में देंगे। लिख लीजिए, क्लास में लिख लीजिए, क्लास टाइमिंग्स ही है, वैसे भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 20 मिनट्स ही बचे हैं, तो आप लिख लीजिए, 15-20 मिनट्स लीजिए एंड फिनिश कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग, 10 मिनट में आ रही हूँ मैं।
यस, लिख लिया आप लोगों ने? यू हैव सेंट राघव, ओके, आई विल चेक दैट। और शाम की हमारी क्लास है, तो प्लीज बी लाइव। अभी मैं सेशन जल्दी एंड कर रही हूँ आज, क्योंकि हम लोगों की 2 क्लास है ना, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए बीच में। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। नहीं, शाम को कर देना, कोई बात नहीं, ग्रुप में ही तो भेजना है। कोई डाउट है अजीत? इज देयर एनी डाउट? अच्छा, फिर कोई इशू नहीं है। तो शाम को 6:30 क्लास है, प्लीज बी लाइव एट दैट टाइम। बाय बाय।